दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। उसके लिए आप लोग दमखम लगाएं। हम भी आप लोग के साथ हैं और हमारी कोशिश है कि आप लोग का एग्ज़ाम निकले। उसी कड़ी में हमने 12th जो एनसीईआरटी है उसके कवियों को डिस्कशन कर लिया था। अब हम वहाँ जो लेखक हैं, अ, विशेष करके गद्य लेखक, उनके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी है उसका फ़ोकस एनसीईआरटी की पुस्तकों पर रहने वाला है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। क्या पता एक प्रश्न या दो प्रश्न यहाँ से ही आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने अब तक डिस्कस कर लिया था जो है हमारे पास। हाँ, ये देखिए, ये खंड हमने डिस्कस कर लिया था। ये खंड काव्य खंड हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा गद्य खंड है। ठीक है, उसमें हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे, जैनेंद्र कुमार के बारे में जानेंगे, धर्मवीर भारती के बारे में जानेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सीधा हम चलते हैं इस 61 पेज पे। ओके, तो ये हमारा रहा 61 पेज। सबसे पहले थे ना महादेवी जी। ओके, हाँ, तो सबसे पहले महादेवी जी के बारे में जानते हैं। महादेवी जी हालांकि जो है ये कवित्री के फॉर्म में काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन ये गद्य भी लिखती रहीं। खास करके जो है इनका जो है संस्मरण काफ़ी फेमस हुआ है। तो उसमें जैसे आप मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसमें जो है गिल्लू नाम का, आप बहुत लोग जो बिहार बोर्ड से होंगे, हालांकि बिहार बोर्ड में बच्चे अंग्रेजी में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो उसमें एक चैप्टर था गिल्लू। ठीक है, तो उस वो गिल्लू चैप्टर जो है वास्तव में मेरा परिवार जो है इनका हिंदी में उसी का अंग्रेजी रूपांतरित किया गया था। ओके, तो ये मेरा परिवार है इनका। उसके बाद अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी, ये 4 नाम तो आप याद ही रखेंगे। ओके, कविताओं में जो है दीप शिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके बाद नहीं याद रखना है, बस इसको याद रखना लेना है। ओके, अतीत के चलचित्र आपको याद रहना चाहिए। अतीत के चलचित्र पहला। दूसरा जो है मेरा परिवार आपको याद रहना चाहिए। तीसरा जो है पथ के साथी, ये तो याद रहे। ठीक है, एक गद्य लेखिका को देख रही हैं, तो देख रहे हैं आप लोग, तो इतना याद रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि महादेवी जी जो है वो क्या कहते हैं, ये कवित्री भी हैं। ठीक है, तो इस कवित्री की जो है रचनाओं में दीप शिखा, यामा, जिन पे यामा पे जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पे ही मिला है। ठीक है, उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, इसको याद रखेंगे। ओके, तो इतना काफ़ी है। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ है, जिस ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इससे अधिक, हाँ, यहाँ पे हमने बता दिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो इस तरह से जो है आप महादेवी वर्मा के बारे में जान लिए। हाँ, उसके बाद जो है आप इससे अधिक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूँ। ओके, अब हम जैनेंद्र कुमार के बारे में जानेंगे। जैनेंद्र कुमार अलीगढ़ के थे, आप जान रहे हैं, ये नहीं जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं। जैनेंद्र कुमार कहाँ के थे? अलीगढ़ के थे और 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये जो है विशेष करके कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, और जो है जैनेंद्र कुमार की विशेषता है मनोवैज्ञानिकता। ठीक, तो मनोवैज्ञानिकता इनकी विशेषता है। ठीक है, तो इनमें देखिए इनका जो है परख काफ़ी सुंदर उपन्यास है। उसके बाद त्यागपत्र सुनीता, ये जो है इनका बहुत अच्छा उपन्यास है और मुक्तिबोध उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन? परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध। सुनीता, त्यागपत्र और मुक्तिबोध, आप ये याद रखेंगे उपन्यासों में। ठीक है, लेकिन ये कहानी भी लिखते हैं।
कहानी में सबसे प्रसिद्ध कहानी इनका जो है नीलम देश की राज्य कन्या है। ओके, सबसे प्रसिद्ध कहानी इनकी यही है, नीलम देश की राज्य कन्या। ओके, हालांकि ये कहानी संग्रह है, हाँ उसमें एक कहानी संकलित है, ये हम लोगों ने कहानी संग्रह भी पढ़ा, पूरा का पूरा कहानी संग्रह पढ़ डाला। लेकिन आपको याद रखना है नीलम देश की राज्य कन्या, ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। पाजेब याद रख सकते हैं, फांसी याद रख सकते हैं, ये सब है, लेकिन आपको नीलम देश की राजकन्या की याद रखना है ना, नीलम देश की राजकन्या। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। उनको साहित्य अकादमी मिला, पद्म भूषण। साहित्य अकादमी किस पुस्तक में मिला? तो मुक्तिबोध उपन्यास मिला है, मुक्तिबोध उपन्यास में। यामा पे उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना। हाँ, तो ये जो है उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, पता है? देखते हैं, देख रहे जो जो मैंने आपको बताया, परख, सुनीता, पाजेब, पाजेब हालांकि नहीं याद कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अपना अपना भाग्य छूट रहा था, ये कहानी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। जेआरएफ की तैयारी जो बच्चे किए हैं उनको ये बात पता होगा, ठीक है। अब धर्मवीर भारती जो है, इनका एक ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह बहुत ही फेमस है। क्या? ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह। उसके बाद जो है गुनाहों का देवता, क्या उपन्यास है, इतना जो है प्रेम को लेकर के, हाँ, गुनाहों का देवता ये लिखे हैं। उसके बाद अंधा युग नाटक है, अंधा युग नाटक, मतलब यदि नाटकों का जिक्र हो और हम क्लासिक नाटक, वर्ल्ड के क्लासिक नाटक की बातचीत करें, पूरे विश्व के क्लासिक नाटक की बातचीत करें, उसमें अंधा युग का नाम जरूर आता है। ओके, देखिए गीति नाट लिखा हुआ है, वास्तव में जो है कविता के फॉर्म में नाटक लिखे हैं ये, अंधा युग। तो आप लोग यदि नहीं पढ़ें तो इस अंधा युग को जरूर पढ़िएगा, हिंदी के छात्र होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए अंधा युग। ओके, गुनाहों का देवता उपन्यास है, अंधा युग नाटक है, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। उसके बाद देखो कनु प्रिया, ठंडा लोहा, हाँ, बंद गली गली का आखिरी मकान, ये जो कहानी संग्रह है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपन्यासों में गुनाहों का देवता के अलावा सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप याद रख रहे हैं क्या क्या? नाटक कौन सा याद रख रहे हैं इनका? नाटक अंधा युग याद रख रहे हैं ना, अंधा युग याद रख रहे हैं। उपन्यास कौन सा याद रख रहे हैं? उपन्यास जो है आप इनका याद रखें। अच्छा एक मिनट, आपको सब दिख रहा है यानी मैं एक बार चेक कर लूँ। 1 मिनट, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा ये, हाँ ये दिख रहा होगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि इस साइड ही लिखूँ जिससे कि आपको पूरा दिखे। ओके, ये हो गया। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम देख रहे थे उपन्यास। तो उपन्यास में आप क्या क्या याद रखेंगे? उपन्यास में आप याद रखेंगे गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद आप जो है एक निबंध याद रखेंगे जिसका नाम है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। ओके, ठेले पर हिमालय, ये इलाहाबाद के थे। और कहानी संग्रह में आपने याद रख लिया बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है, इतना काफ़ी है इनके लिए। उसके बाद देखो आप, आपको फणीश्वर नाथ रेणु और बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें फणीश्वर नाथ रेणु सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, फणीश्वर नाथ रेणु को आप जी भर के रट जाइए, ठीक है। इनका तो हम कहेंगे कि जो है ज़िला है वो भी याद करिए, और आहे हिंगना जगह का नाम है, ठीक है, ज़िला पूर्णिया है, अब अररिया बिहार में है, ठीक है। 1921 ईस्वी में जन्म हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब जन्म हुआ है? 1921 ईस्वी में। कौन सा ज़िला है? तो पूर्णिया है। ओके, जगह का क्या नाम है? ओराही हिंगना, और राही हिंगना। ओके, इतना तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक। ओके, इतना आप याद रख लेंगे। उसके बाद जो है आपको महिला आंचल उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप यदि इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि जो है आपका सिलेक्शन हो, तो महिला उपन्यास के पात्रों के बारे में आप ज़रूर जान लेंगे। महिला
आंचल के आंचल उपन्यास जो है उनके पात्रों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, मेरीगंज के बारे में जिक्र है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे पात्र हैं उसमें। कमली एक महत्वपूर्ण कमली जो है एक महत्वपूर्ण किरदार है। प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत जो हैं वहाँ के महत्वपूर्ण किरदार हैं। कालीचरण जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार हैं। लक्ष्मी इम्पोर्टेंट किरदार है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट किरदार आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे आप, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आप लोग जो है स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें एक प्रश्न बन गया था। ओके, तो उसके कैरेक्टर्स को लेकर के तो मैला आंचल देख लिए। उसके बाद जो है कहानी संग्रह में जो है आपको ठुमरी याद रहना चाहिए, आदिम रात्रि की महक याद रहना चाहिए। उसके बाद जो है इनका रिपोर्टाज या संस्मरण कह ले तो रिंजल धंजल जो यूपी हाईर की सिलेबस में भी है। उसके बाद रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा, हाँ ये सब याद रहे आपको। बाकी जो है परती परिकथा, तृप्तापा, जुलूस, कितने चोरा, ये सब ठीक है, लेकिन आपको मैला आंचल इधर, उसके बाद रिंजल धंजल, आदिम रात्रि की महक, नेपाली क्रांति, ये सब याद रहे तो अच्छा लगेगा आपको भी और क्वेश्चन सॉल्व होंगे ज़रूर। ओके, उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत लिखे हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1937 में। आप देखेंगे कि बहुत सारे राइटर के बारे में हमने बात किया जिनका जन्म 1937 में, बच्चन के बारे में, महादेवी के बारे में, और फिर हम इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इनका जन्म जो 1937 में हुआ है। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, बॉर्डर इलाके में पड़ता है। हाँ, इनका जो निबंध संग्रह है अशोक के फूल, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है अशोक के फूल। फिर कल्पलता, विचार, वितर्क, कुटज निबंध है। निबंध संग्रह तो है, उसमें एक कुटज निबंध भी है। तो उसमें आप देखेंगे कि कुटज किस तरह से जिजीविका कैसे करते हैं। हाँ, विचार संग्रह, आलोक पर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब ठीक है, लेकिन आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से अशोक के फूल और कुटज याद रखना है। ओके, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ठीक है, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अभी तुरंत में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, अनाम दास का पोथा। ठीक, ये सब तो है, लेकिन बाणभट्ट का आत्मकथा और पुनर्नवा ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आलोचनात्मक ग्रंथों में आप सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास का लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब आया था आप बताइए। मैं अपने वीडियोज में बता रखा हूँ हिंदी साहित्य का आदिकाल कब आया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये सब जो है उपन्यास सॉरी आलोचनात्मक ग्रंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद जो है संपादन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो है आपको उपन्यास में जो है 2 उपन्यास हमने कहा था, बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद जो है पुनर्नवा। ठीक है, ये 2 आप याद रखेंगे, पुनर्नवा और बाणभट्ट की आत्मकथा। उसके बाद जो है निबंध संग्रह में निबंध में आप अशोक के फूल और उसके बाद कुटज, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद जो है ये आलोचनात्मक ग्रंथ में आप मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सुर साहित्य, कालिदास की लालित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास, ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, विश्व भारती जो है पत्रिका निकालते थे ये, तो उनके संपादक भी रहे हैं। ओके, इनको साहित्य अकादमी किस चीज़ पे मिला है, तो आप देखेंगे आलोक पर्व पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। इनको पद्म भूषण से स्वीकार मतलब जो है नवाजा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह से हमने सबको देख लिया और अंत में हम देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। ठीक है, हमने जो है कल संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को। ठीक है, तो उनमें इनकी भूमिका कितना है आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, देखिए अंग्रेजी में लिखते थे आप, कोई बात नहीं, मतलब चूँकि ये मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के नहीं हैं तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं बनेंगे, पर ये चूँकि बच्चों के लिए लिखा गया था इस वजह से ये हमारे यहाँ है। हाँ, लेकिन इनकी ये पत्रिका संपादित किए थे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए एक और किताब जो है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पत्रिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इनका आप याद रखेंगे, इनहेलेशन ऑफ कास्ट भी याद रखेंगे। हाँ, द कास्ट इन इंडिया, वो सब ठीक है, पर पत्रिका आपको भूलना नहीं है, मुख भारत और बहिष्कृत भारत। ओके, ये सब रहा। तो इस तरह से हमने एक जो है गद्य खंड को भी कर लिया, एनसीईआरटी के गद्य खंड को।
तो अब आप जो है तैयारी करते रहें। हम 11th 9th और 8th तक के जो है 9th 10th मतलब 9th तक के पुस्तकों को लेकर के आएंगे ज़रूर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जस्ट किसी वीडियो में। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा अगर आप लोगों को। ठीक है।